का। चलो अब अपने शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ रहे थे अपने, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमने काफी बातें कर ली थी, पर्वतों की बात कर ली थी हमने। आज हम बात करेंगे जलवायु की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु, कैसी जलवायु है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की आपके हिसाब से? पता है कोई? अर्ध शुष्क, चलो देख लेते हैं अपने। ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? मकर रेखा। मकर रेखा है तो भूमध्य रेखा ऊपर होगी या नीचे होगी? कहाँ होगी? यानी कि लगभग यहां से कौन सी रेखा गुजर रही है? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र कौन सा कटिबंध होता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ऑस्ट्रेलिया के आधे भाग में तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और मकर रेखा से लेकर के, और हम बात करें 66.5 डिग्री तक, तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान होते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं सवाना। सवाना क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना। सवाना कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में सवाना पाए जाते हैं। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, वहां जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं वो कहलाते हैं डाउन्स। तो यहाँ कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? डाउन्स। डाउन्स क्या है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये नोट कर लीजिए, ऐसे का ऐसा आप बना सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो ऑस्ट्रेलिया का भाग है वहां सवाना, और जहां शीतोष्ण कटिबंधीय ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है वहां वहां कौन से है? तो डाउन्स। फिर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? विली विली। क्या कहलाते हैं? विली विली कहलाते हैं। विली विली। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलने वाली स्थानीय पवन ब्रिक फिल्डर कहलाती है। एक बात और नोट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली स्थानीय पवन ब्रिक फिल्डर, जैसे थार के मरुस्थल में चलने वाली स्थानीय पवन लो, वैसे यहां जो हवा चलती है उसका नाम है ब्रिक फिल्डर।
फिर हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया का जो ये दक्षिण वाला भाग है, ये उत्तर है, ये दक्षिण में, ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र है जो सागर तट के पास में पड़ता है, यहाँ सर्दियों में बरसात होती है, यहाँ सर्दियों में भी बरसात होती है। और जहां गर्मी में बरसात न हो, सर्दी में बरसात हो, वह क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र। थोड़ा सा है तो हटके, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार प्रश्न आता है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तटीय भाग में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागर कहाँ है? यूरोप के पास में, एशिया के पास में और अफ्रीका, इन तीन महाद्वीपों के बीच में है भूमध्य सागर। एटलस में देखो, या वो बड़े वाला मैप दो, उसमें दिखाते हैं आपको। मैप नहीं है क्या बड़े वाला? ये भूमध्य सागर है। ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और इस भूमध्य सागर के पास वाला ये भाग, ये जो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूं, ये सारा वह भाग है जहां पर सर्दियों में बरसात होती है। कब बरसात होती है? सर्दियों में। एक ये वाला जो भाग है, यहाँ भी सर्दियों में बरसात होती है। एक ये वाला जो भाग है, यहाँ भी सर्दियों में बरसात होती है। और एक ये वाला जो भाग है यहाँ पर, इस भाग में भी सर्दियों के अंदर बरसात होती है। गर्मियां हैं, गर्मियां शुष्क रहती है, गर्मियों में बरसात यहाँ पर नहीं होती है। सर्दियों में बरसात होती है। सर्दियों में बरसात का क्या फायदा है? तो सर्दियों में बरसात का फायदा है कि यहाँ पर एक तो खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है, खट्टे फलों का उत्पादन होता है, सब्जी का उत्पादन होता है, प्रमुख रूप से जो उत्पादन होता है वो अंगूर का उत्पादन होता है। ठीक है, गेहूं का भी उत्पादन होता है। जितनी भी बरसात होती है कब होती है? सर्दियों में होती है, गर्मियां शुष्क रहती है। और अंगूर का जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, या तो शराब बनाने में, शराब नहीं बनाते तो फिर किशमिश बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। किशमिश खाई है कभी? किससे बनती है? अंगूर से बनती है। ठीक है, किशमिश को अपने क्या बोलते हैं? दाख। हाँ, दाख। तो एक बात हम और नोट कर देंगे यहाँ पर, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, या ऐसे लिख देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति के रूप में क्या पाई जाती है यहाँ पर? यूकेलिप्टस। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है यहाँ की? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस यानी कि सफेदा प्रजाति के वृक्ष। और सफेदा प्रजाति के जो वृक्ष होते हैं, सफेदा ही कह सकते हैं अपने। ये नहीं लिखा तो कर क्या रहे हो अभी तक? बन गए नक्शे हो गए, नक्शे लेके आने हैं तो दो और ले आओ। क्या है तो बोल दो, ऑस्ट्रेलिया के दो में और दे दो। क्या लिखा था यहाँ? ऑस्ट्रेलिया में आने वाले लिखा था क्या? आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? विली विली कहलाते हैं। यूकेलिप्टस का मतलब है सफेदा।
और सफेदे को भारत में क्या कहा जाता है? किसान का दुश्मन कहा जाता है भारत में। किसान का दुश्मन। किसान के दुश्मन कौन कौन है? एक तो नरेंद्र मोदी है चंद्रपाल के अनुसार, एक तो किसान का दुश्मन है सफेदा, एक है चूहा। ये दो सबसे बड़े दुश्मन है। सफेदा इसलिए दुश्मन है क्योंकि जहां सफेदा होता है जमीन के पास में, वहां फसल नहीं होती पास पास में। 20-20, 30-30 फुट तक फसल नहीं उगती, उगती ही नहीं है। बाई चांस उग जाए तो उसके उस फसल में कुछ होता नहीं है, कमजोर रहती है फसल। क्योंकि जो सफेदा होता है वो बड़ी मात्रा के अंदर पानी को सोखता है, वाष्प को, जलवाष्प को सोख लेता है भूमि के अंदर से। तो दूसरी फसल के लिए जलवाष्प बचती नहीं है, इसलिए फसल नहीं होती। और जो चूहा होता है वो आप जानते ही हो, चूहा सब लगभग दुश्मनी है। चूहे से कितने तो रोग फैलते हैं और कितनी फसलों को चूहा है वो खराब करता है। तो प्राकृतिक वनस्पति है यूकेलिप्टस, इसका हमें ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय वृक्ष, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? कंगारू है क्या? हम्म, पता है आप लोगों को? मैंने सोचा यस सर बोल देंगे। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वेटल वृक्ष, वेटल। और राष्ट्रीय पशु कंगारू। राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु है कंगारू। जल्दी बनाओ इसे। कर दे साहब क्या? ये तो बना ही लिया हुआ है दरवाड़ा। राष्ट्रीय वृक्ष वेटल वृक्ष। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली स्थानीय पवन ब्रिक फिल्डर। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय भाग में आने वाले चक्रवात विली विली। ये लिख लिया। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में कौन सी जलवायु? भूमध्य सागरीय जलवायु। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति यूकेलिप्टस सफेदा, जिसे भारत में किसान का दुश्मन है कहा जाता है। आगे बात करते हैं इसके बाद। प्लेटिपस जीव। प्लेटिपस जीव स्तनधारी तथा पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर
जैसे चिड़िया है, तो चिड़िया कौन से वर्ग में आती है? पक्षी वर्ग में। और जैसे गाय भैंस बकरी है, स्तनधारी में। अब कोई ऐसा आपको जीव मिल जाए जो दोनों के बीच की अवस्था का हो, नहीं तो वो पूर्ण रूप से स्तनधारी हो, या ऐसे कह दें कि स्तनधारी के गुण भी पाए जाते हैं और पक्षियों के गुण भी उसमें पाए जाते हैं। तो ऐसा जीव है प्लेटिपस जीव, जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये जीव अंडे देता है, तो लिखेंगे अंडे देने वाला स्तनधारी जीव। तो इसमें दोनों विशेषताएं आ गई। कंगारू, चमगादड़, हो सकता है चमगादड़ की कोई प्रजाति हो, ये उसी टाइप का कोई हो। अगला जीव लिखते हैं कोआला जीव। कोआला जीव की विशेषता क्या है? दिन में सोता है, रात को जगता है। दिन में सोता है, रात को जगता है। और प्रमुख रूप से सफेदे की पत्तियों पर निर्भर रहता है। एक ये हमें ध्यान रखना है। अगला जीव पढ़ते हैं कुक्काबुर्रा। कुक्काबुर्रा, इसे कहा जाता है लाफिंग जैकोस। कुक्काबुर्रा लाफिंग जैकोस। लाफिंग का मतलब क्या होता है? हंसना। विचित्र हंसी के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मेघनाथ हंसता था ना, रामायण देखिए, चलता चलता है बीच में गायब हो जाता था, लेकिन हंसी बंद नहीं होती थी। लक्ष्मण इधर उधर देखता था कि कहाँ गया, लेकिन हंसी की आवाज आ रही है। विचित्र प्रकार से हंसने वाला जीव कुक्काबुर्रा। तो लिखेंगे विचित्र हंसी के लिए प्रसिद्ध। विचित्र हंसी हेतु प्रसिद्ध। अगला जीव लिखते हैं लायर बर्ड। लायर बर्ड की अपने बात करें, लायर बर्ड की अपने बात करें तो ये नकलची है, नकल करता है। इसकी तरफ ऐसे कर दिया तो ये भी सामने से ऐसे करेगा, इसकी तरफ ऐसे कर दिया तो सामने से ये भी ऐसे करेगा, जैसे बंदर करता है ना कई बार, है ना? इस प्रकार से, यानी कि जैसा नकल करता है ये सामने वाले की। तो लिखेंगे इंसानों की नकल करना, और आवाज भी निकाल लेता है इंसानों जैसी। तो एक बात लिखेंगे, इंसानों के इंसानों की आवाज की नकल भी करता है। यानी कि ये कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है फिर तो ये, अगर आवाज की नकल करता है तो ये हो गया लायर बर्ड। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? एबोरिजिनल। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। ऑस्ट्रेलिया के
मूल निवासी एबोरिजिनल कहलाते हैं। एबोरिजिनल कहलाते हैं। फिर अपने बात करते हैं मेरिनो भेड़ की। तो मेरिनो भेड़ होती है वो भेड़ों के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी की भेड़ मानी जाती है, और मेरिनो भेड़ की जो ऊन होती है वो अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। तो विश्व की लगभग लगभग अपने बात करें तो भेड़ उत्पादन में इसका कौन सा स्थान है? पहला स्थान है कि दूसरा स्थान है? ये भी थोड़ा चेक करने वाला है, चेक करना थोड़ा। भेड़ उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है? मेरे हिसाब से पहला होना चाहिए, चेक करो। तो हम लिख लेते हैं मेरिनो भेड़ पहला है ना, मेरिनो भेड़ उच्च गुणवत्ता वाली ऊन हेतु प्रसिद्ध। यानी कि मेरिनो भेड़ सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या ऑस्ट्रेलिया में है। सर्वाधिक संख्या ऑस्ट्रेलिया में, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया का भेड़ों की दृष्टि से पहला स्थान है। जिन स्थानों पर भेड़ों का पालन किया जाता है वो स्थान कहलाते हैं स्टेशन। तो स्टेशन क्या है? भेड़ पालन स्थल स्टेशन कहलाते हैं। और जो लोग भेड़ों को पालते हैं, भेड़ पालक क्या कहलाते हैं? जेकारू। तो एक शब्द लिखेंगे जेकारू, भेड़ पालक। और एक विशेष प्रकार का कुत्ता जो इन भेड़ों की रक्षा करता है या ग्वाले का काम करता है, भेड़ों के साथ साथ में घूमता है। जैसे भेड़ कहीं ज्यादा दूर चली जाए तो उनको घेर के वापस लेके आता है। तो ये पूछा जाता है कई बार, तो लिख देते हैं भेड़ों की सुरक्षा के लिए डिंगो कुत्ते पाले जाते हैं। भेड़ों की सुरक्षा हेतु डिंगो कुत्ते पाले जाते हैं। ये साथ में रहते हैं भेड़ों के, भेड़ों की सुरक्षा करते हैं। और एक बात और लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि कहा जाता है। ऐसे आते हैं उड़ के डॉक्टर, तो पंख लगी होती है, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। तो लिखो ऑस्ट्रेलिया को उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पशु पालन बड़ी मात्रा के अंदर होता है, और इतने इतने बड़े फार्म होते हैं। ये जो स्टेशन है कि मान लो अपने आसपास के 10 गांव में 10-15 गांव जितना एक ही व्यक्ति का फार्म है, उसमें कुछ नहीं है, एक स्पेशल स्टेशन बना हुआ है। बाकी सारे क्षेत्र के अंदर है वो घास पाई जाती है, तो भेड़ उस क्षेत्र के अंदर घासें चरती है और शाम को अपने स्टेशन के अंदर आ जाती है। इस प्रकार से तो अब कई स्टेशन तो इतने बड़े हैं कि मान लो पंचायत तो छोटी पड़ जाती है। जैसे मान लो एक खंड मान लेते हैं, जैसे डिवीजन होती है, मान लो कि घड़साना का जो इधर वाला एरिया है वो एक स्टेशन है,
इधर वाला एरिया है वो एक स्टेशन है, इधर वाला एक स्टेशन है। इस प्रकार बड़े बड़े फार्म होते हैं, क्योंकि खेती सारे एरिया के अंदर नहीं होती, खेती के लायक नहीं है सारी भूमि ऑस्ट्रेलिया की, भेड़ पालन के लिए, पशुपालन के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो इतनी इतनी बड़ी 50,000 60,000 हो सकता है एक फार्म के अंदर भेड़े हो। तो कोई बीमार होती है तो भेड़ों का, जानवरों का पता ही है, जब बीमार होते हैं तो सारे एक साथ होते हैं। तो डॉक्टर है वो अच्छी वायु सेवा का लाभ उठाते हैं, तुरंत प्रभाव से पहुंचते हैं, टीकाकरण करते होंगे। पशुओं के डॉक्टरों की बात हो रही है ये, पशुओं के जो डॉक्टर है वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं यहाँ। अपने जो नॉर्मल डॉक्टर है उनको ही नसीब नहीं होता। तो ये हो गई, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे, उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तक की कहानी आ गई समझ में सभी के। अब चलते हैं आगे अपने, एक तो हमें पढ़ने हैं मरुस्थल, मरुस्थल नहीं पढ़ा हमने ऑस्ट्रेलिया का कोई भी। एक हम पढ़ेंगे झीलें ऑस्ट्रेलिया की, और कुछ अपने खनिज के स्थल भी हम देखेंगे। टाइम तो नहीं हुआ ना अभी, बस तो आज ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट कर देंगे अपने, कल न्यूजीलैंड पढ़ लेंगे। देखो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल एटलस में निकालो, ऑस्ट्रेलिया का जो प्राकृतिक मैप दे रखा है वो निकाल लो। सही नहीं बना क्या? सही तो नहीं बना, दोबारा बना लेते हैं। ये फिर भी थोड़ा सा बड़ा बनेगा ना, ये यहाँ ऐसे। चलो देखते हैं अपने इसमें, प्राकृतिक मैप निकालो। प्राकृतिक मैप में हम पढ़ते हैं इसमें मरुस्थल। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, इस वाले भाग के अंदर यहां पर एक मरुस्थल है, इस पहले इसको बना लेते हैं अपने, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल एक नंबर पे। स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। दूसरा मरुस्थल इसी से थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की ओर, यहाँ पर इस मरुस्थल का नाम है सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल। तीसरा
सिम्पसन मरुस्थल से थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं ऊपर, तो एक मरुस्थल आता है तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल से अपने थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें मिलता है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल से थोड़ा सा दक्षिण में चलते हैं तो कौन सा मरुस्थल है? गिब्सन मरुस्थल। ये लिखा ही नहीं क्या? अभी कितने नंबर लिखे हैं हमने? 1 2 3 4 5 और छठा। छठा कौन सा है? वृहत विक्टोरिया मरुस्थल। हमें लोकेशन थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बाई चांस कोई क्रम पूछ ले इसका। हालांकि संभावना तो कम है क्रम पूछने की कि ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का क्रम पूछे, लेकिन कोई पता नहीं है। कई बार के अपने पूछ लेते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल दे देते हैं टॉपिक, तो सारे विश्व के मरुस्थल पढ़ने पड़ते हैं। तो ये 6 मरुस्थल यहाँ पे है, इनका क्रम भी हम ध्यान रखेंगे। जब क्रम हमारे याद हो जाएगा ना, तो पेपर में अगर क्रम भूलेंगे तो कम से कम नाम तो याद रहेंगे हमारे। ये तो हमारे दिमाग में रहेगा कि सिप्सन है, तनामी है, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, विक्टोरिया है और स्टुअर्ट स्टोनी है। ये सारे के सारे हैं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। अगर उस टाइम इतना दिमाग काम कर लेता है तो अपना प्रश्न है वो सही निकल जाता है। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे सहारा का मरुस्थल, नामीबिया का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, और भी वो सारे मरुस्थल है। अभी उस अफ्रीका, उसके अफ्रीका के पढ़ेंगे, अफ्रीका के अलावा उत्तरी अमेरिका के पढ़ेंगे, तो मरुस्थल खूब है अभी। तो ये 6 मरुस्थल हमने लिख लिए, इनके नाम हमें थोड़े ध्यान में रखने। अब हम पढ़ लेते हैं झील। इसमें एक जो सिम्पसन मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल के अंदर प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। इस सिम्पसन मरुस्थल में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं झील। ये नोट कर लिया सभी ने ना? करो जल्दी करो फिर।
कर लिया नोट सभी ने? अगली हेडिंग लगा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें। कल याद करने के लिए क्या है उसकी भी अपनी बात करेंगे। सबसे पहले आयरे झील। सबसे पहले एक नंबर पे कौन सी झील पड़ते हैं? आयरे झील। देखो मिली क्या आयरे झील आपको? ये यहाँ पर देखो, इस जगह कौन सी झील है? आयरे झील। लगभग यहाँ पर आयरे झील मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील। आयरे झील के बाद में आयरे झील के नीचे आपको झील मिलेगी टॉरंस झील। टॉरंस झील के बाद में आप थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगी ग्रेडनर झील, बिल्कुल यहाँ पर इस जगह। अगली देखते हैं इसके बाद, जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल लिखा हुआ है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल के ऊपर देखो आपको एक झील मिलेगी, ग्रेगरी झील। इस जगह देखो, ग्रेट सैंडी मरुस्थल के ऊपर ग्रेगरी झील। बरसात को पता है ना कि किसानों का भला हो जाएगा, अगर मैं 5 दिन नहीं आई तो ये जरूर आएगी। लिखो इसके बाद, अगली झील देख लेते हैं अपने, बाली झील। ये देखो व्रत विक्टोरिया मरुस्थल के जस्ट नीचे लिखा है बाली झील। सारी झीलें हमें नहीं लिखनी, हमें 2-1 झील और पढ़ते हैं अपने प्रमुख प्रमुख जो बड़ी झीलें हैं। एक बाली झील के पास में आपको मिलेगी केरी झील। केरी झील जहां व्रत विक्टोरिया लिखा है ना, विक्टोरिया के जस्ट नीचे लिखी हुई है। केरी झील। और लास्ट झील हम लिखते हैं 7 नंबर पे,
वेल्स झील, वेल्स विक्टोरिया के जस्ट ऊपर लिखी हुई है, वेल्स झील। ये हुई ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें। एक इसी मैप में हम देख लेते हैं जो हमने बना रखा है। इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया का जो कारपेंट्रिया की खाड़ी है, या आप इधर देखो जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है यहाँ पर, इसके पास में एक शहर लिखा हुआ है डार्विन, लगभग यहाँ यहाँ एक शहर है, इस शहर का नाम है डार्विन। मिल गया सभी को। इस डार्विन का उपनाम हमें याद रखना है, इस डार्विन को कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार। तो मैं इधर लिख देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? डार्विन। एक और बात हम देख लेते हैं इसी मैप के अंदर, आपको एटलस में इस स्थान पर एक शहर का नाम मिलेगा पर्थ, और एक आपको शहर मिलेगा यहाँ सिडनी। पर्थ से सिडनी तक जाने के लिए एक रेल मार्ग है, इस रेल मार्ग को जाना जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग के नाम से। तो ये जो लाइन हमने लगा रखी है, इस लाइन का मतलब क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो सिडनी से पर्थ तक आता है, या पर्थ से सिडनी तक जाता है। और इसी रेल मार्ग के आसपास वो दो खाने स्थित है, कालगुरली और कुल गार्डी। किसकी खाने हैं? सोने की खाने हैं, जो हमें ध्यान में रखनी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर तो सिडनी, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, है ना? तो लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात कर ली थी मेरे हिसाब से पहले। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, एक ये बात हम ध्यान रखें। बना लिया क्या सभी ने? हमें कर दे साहब। थोड़ा सा काम और रह गया।
एक तो ऑस्ट्रेलिया में हमें ध्यान रखना है विपा क्षेत्र, यहां पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है। विपा क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन। एक क्षेत्र हमें ध्यान रखना है एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग है जो, यहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। एलिस स्प्रिंग से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। एक है ब्रोकन हिल। ब्रोकन हिल से सीसा, जस्ता और चांदी का उत्पादन होता है। सीसा, जस्ता व चांदी का उत्पादन। तो ये अपने एक अपने कंप्लीट कर लिया ऑस्ट्रेलिया। कल न्यूजीलैंड पढ़ेंगे, उसके बाद में जो छोटे छोटे द्वीप है माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया और पोलिनेशिया, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। अब कल के लिए आपके लिए काम क्या है? कल का काम, कल का काम है शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय याद करके आना है। शिवालिक हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो कोतवार बेसिन से कोसी नदी तक 27 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तार पाया जाता है। 87, 87, 81 बोल दिया क्या? 27 बोल दिया होगा। 87 डिग्री। और जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ियां, हिमाचल उत्तराखंड के अंदर पहाड़ियां, नेपाल में पहाड़ियां, गोरखपुर के बाद में पहाड़ियां, किन नामों से जानी जाती है, ये बात भी हमें याद करनी। जितनी बात लिखाई है, टून कहाँ कहते हैं, द्वार कहाँ कहते हैं, बुग्याल कहाँ कहते हैं, या मर्ग कहाँ कहते हैं, सारी बात याद करके आनी है। भले ये जो बात है भले पिछले हिमालय की, तो भी वो याद करनी है। और अगला महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका हमने पढ़ लिया ना, तो हमें पढ़ के आना है पहली क्लास से लेकर के और अंटार्कटिक महाद्वीप तक पढ़ रखा है हमने सारा, उसी को वापस पढ़ना है। जितना पढ़ा हुआ है उसी को दोबारा पढ़ना है। सारी रेखाएं और एक ये महाद्वीप, इतना काम है। अब जितना पढ़ लिया उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको साथ में लेके चलेंगे। ये हो जाए अपने हिमालय, उसके बाद में पूरा हिमालय, सारा हिमालय याद करेंगे। एक दिन ट्रांस हिमालय पढ़ लेंगे, दूसरे दिन व्रत हिमालय पढ़ लेंगे, हिमालय पढ़ लेंगे, और तीसरे दिन पूर्वोत्तर हिमालय पढ़ लेंगे, और चौथे दिन सारा पढ़ लेंगे पूरा।